दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग मध्य पाषाण काल की बात करेंगे, जिसका हम कार्यकाल देख सकते हैं कि 10,000 से लेकर 9,000 ईस्वी पूर्व। ये विश्व स्तर पर बात होती है। हमारे भारत की बात होती है तो आगे तक भी 6,000 ईस्वी पूर्व तक भी लिखा जाता है, लेकिन बहुत सारे इतिहासकार इसी विभाजन को लेकर चले हैं, इसलिए हम भी इसी विभाजन को लेकर चलेंगे। मध्य पाषाण काल जो है, हम पिछला पढ़े थे पूरा पाषाण काल, और उसके बाद नव पाषाण काल के बीच का संक्रमण का काल है ये। यानी संक्रमण काल में, यानी हम पहले ही बताएं, जो संक्रमण का काल होता है उसमें दोनों प्रकार की विशेषता पाई जाती है। जैसे आप कह सकते हैं कि पूरा पाषाण काल का भी विशेषता इसमें पाया जाएगा और नव पाषाण काल का भी विशेषता इसमें पाया जाएगा। जैसे मध्य पाषाण काल के उपकरण की हम बात करेंगे तो यहाँ अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार मतलब समझते हैं कि इस टाइप का बना के हथियार के रूप में उपयोग किया जाता था। त्रिभुजाकार मतलब समझ रहे हैं कि इस प्रकार का हथियार का प्रयोग करते थे। ब्लेड का प्रयोग तो हम पहले ही देख चुके हैं कि ब्लेड का प्रयोग कैसे करता था। तो निर्माण सामग्री की बात करते हैं, तो निर्माण सामग्री की बात जैसे ही करेंगे तो निर्माण सामग्री में पहले ही बताएं कि पाषाण युग है तो पत्थर आएगा ही, पत्थर का फलक आएगा। माइक्रोलिथ मतलब होता है सूक्ष्म पत्थर। यानी अब सूक्ष्म पत्थर के भी उपकरण बनाए जाने लगे। ये सूक्ष्म पत्थर के उपयोग के कारण ही इस युग को माइक्रोलिथ युग भी कहा जाता है। अब देखेंगे कहीं कहीं लिखा हुआ मिलेगा कि माइक्रोलिथ युग किसको कहा जाता है, तो मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथ युग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सूक्ष्म पत्थर का प्रयोग करता था और सूक्ष्म पत्थर को इंग्लिश में माइक्रोलिथ कहा जाता है। उसके बाद पशुओं के हड्डी का भी नियमित प्रयोग सिर्फ बिहार में ही इसका प्रयोग देखने को मिला है, जिसको हम आगे देखेंगे। उसके बाद देखते हैं कि तीर धनुष का आविष्कार इसी युग में माना जाता है। हम जैसे ट्रायंगल की बात करते हैं तो ट्रायंगल का आकार का बनाया, उसके बाद इसमें एक डंटा यानी कोई भी कुछ बांध दिया गया इसमें बांध के उसके बाद तीर कमान पे चढ़ा के इसको आराम से फेंक सकते हैं। यानी एक डंटा में लिए, उसके पत्थर पे त्रिभुजाकार बना लिए, उसके बाद चंद्राकार बना लिए है। सिलबट्टे का प्रयोग आज भी हम लोग करते हैं, और सिलबट्टे का जो प्रयोग है वो उसकी शुरुआत मध्य पाषाण काल से मानी जाती है। बर्तन का प्रयोग की बात करते हैं तो बर्तन का प्रयोग चौपानी मांडो जो है वहाँ सबसे पहली बार प्रयोग का साक्ष्य मिलता है। पहले ही बताया है कि इसमें कुछ पूरा पाषाण काल का भी उपकरण आएगा, कुछ नव पाषाण काल का, क्योंकि यह संक्रमण काल है इसलिए चौपानी मांडो जो है बर्तन का प्रयोग ये नव पाषाण कालीन विशेषता है, लेकिन मध्य पाषाण काल में भी देखने को मिलता है। अंतिम संस्कार का साक्ष्य आप देखेंगे कि कुछ जगह क्या है, युगल समाधान की साक्ष्य मिलता है, जिसको हम आगे बताएंगे। युगल समाधान का साक्ष्य मिलता है, उससे पता चलता है कि उस समय लोग भी अंतिम संस्कार को मानते थे। और बात कृत्रिम आवास मतलब होता है कि एक तो होता है प्राकृतिक के द्वारा, यानी पेड़ पे रहना या कंदराओं या गुफाओं में रहना, दूसरा होता है कि खुद बनाना। आभूषण की बात करते हैं तो आभूषण का भी जानकारी मिलता है, कुछ हड्डी के आभूषण, कुछ पत्थर के आभूषण मिलता है, जिसको हम मनका कहा जाता है। मनका हम हड़प्पा संस्कृति में पढ़ेंगे कि मनका कहाँ कहाँ बनाया जाता था। तो हम लोग देखते हैं भौगोलिक विवरण। उत्तर प्रदेश में चौपानी मांडो, कुछ देर पहले चर्चा किए थे, चौपानी मांडो एक जगह है, वहाँ से क्या हुआ है, बर्तन का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। ये इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट में चौपानी मांडो पड़ता है। दूसरा सराय नहर राय, ये प्रतापगढ़ जिला में पड़ता है उत्तर प्रदेश का। यहाँ हत्या का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है, यानी कुछ सर फूटा हुआ ना, एक सर है उसमें चोट का निशान है। उसके बाद अर्धजली हड्डी का भी वहाँ से साक्ष्य मिला है। इस मदहा और दमदमा, यहाँ से युगल समाधान मिला है और हड्डी के आभूषण भी यहाँ से मिला है। मादहा और दमदमा ये भी उत्तर प्रदेश का ही
स्थल है और दोनों से युगल समाधान और हड्डी के आभूषण के साक्ष्य मिले हैं। मध्य प्रदेश से एक ज़िला है आजमगढ़, नाम सुने होंगे, और यहाँ से पशुपालन का साक्ष्य मिला है। और दूसरा है राजस्थान का बागौर जिला, यहाँ से भी पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। आप लोग को पता होगा कि सर्वप्रथम मानव ने कुत्ता को अपना पालतू पशु बनाया था। ये दक्षिण भारत के जैसे गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया और आंध्र प्रदेश हो गया, इस सब से भी क्या हुआ कि मध्य पाषाण युगीन साक्ष्य मिला है। लेकिन हमारी ज़रूरत जितना है, यानी जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, उसी को हम ध्यान में रख के पढ़ेंगे। तो यहीं पर मध्य पाषाण काल समाप्त होता है। अब हम लोग नव पाषाण काल की बात करेंगे। इसको इंग्लिश में नियोलिथिक कहा जाता है, नियोलिथिक एरा। इस युग में आके आदि मानव जो हो खाद्य उत्पादक और पशुपालक दोनों बन गया। हम पहले ही देखें कि मध्य पाषाण काल में लोग पशुपालन करने लगे थे, लेकिन पशुपालन नियमित विशेषता नहीं थी। पशुपालन नव पाषाण काल में ही आकर पशुपालन की पूरी तरह से शुरुआत होती है। इस समय उपकरण की बात करते हैं तो उपकरण में स्लेट और एक्स मतलब समझते हैं कि कुल्हाड़ी। आप पौराणिक कथा की बात करेंगे तो परशुराम जी का जो हथियार है वो कुल्हाड़ी लेकर ही चलते थे। और कुल्हाड़ी की बात करते तो कुल्हाड़ी दोनों क्या था कि स्लेट और कुल्हाड़ी जो भी हथियार का प्रयोग होता था वो घर्षित होता था। घर्षित मतलब घिसा हुआ या पॉलिश किया हुआ था, यानी घिस के पॉलिश चढ़ा देना। कैसे, यानी चमकदार हथियार का प्रयोग, यानी धारदार और चमकदार हथियार का ही प्रयोग करना आरंभ किया। इसी युग में जैसे ही हथियार का विकास हुआ तो आसानी से किसी मिट्टी को खोद सकते थे, इसलिए कृषि की शुरुआत आरंभ होती है नव पाषाण काल में। उसके बाद आता है अस्थायी निवास। कृषि के शुरुआत के साथ ही क्या हुआ, अस्थायी निवास भी आरंभ हुआ, क्योंकि जब तक कृषि नहीं होगा तब तक अस्थायी निवास की संभावना नहीं हो सकती है। तो अस्थायी निवास की शुरुआत ही, कृषि के शुरुआत के साथ ही अस्थायी निवास की शुरुआत होना शुरू हो गया। उसके बाद पशुपालन नियमित विशेषता बन गई। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि किस काल में पशुपालन नियमित विशेषता बन गई, तो नव पाषाण काल हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, जल्दीबाजी में मध्य पाषाण काल को टिक करके आ जाएंगे, जो गलत हो जाएगा, क्योंकि मध्य पाषाण काल में शुरुआत हुई थी। यहाँ नियमित विशेषता की बात की जा रही है, तो नियमित विशेषता जो है पशुपालन की नियमित विशेषता नव पाषाण काल में देखा जाता है। उसके बाद मिट्टी के बर्तन, जिसको हम वृंदावन कहते हैं, उसका भी प्रयोग नव पाषाण काल में आरंभ होता है। और ये दोनों चीज़ से निर्मित होता था, चाक के द्वारा और हाथ के द्वारा भी। हाथ से और चाक दोनों से इसका निर्माण किया जाता था मिट्टी के बर्तन का, क्योंकि कृषि की शुरुआत हुई तो अनाज या खान पान की वस्तुओं को रखने के लिए बर्तन की आवश्यकता होती थी, ताकि बहुत दिनों तक उसको सुरक्षित रखा जा सके। उसके बाद गुणात्मक उपकरण का प्रयोग होने लगा। जैसे ही हम बात करेंगे घर्षित उपकरण की बात करेंगे, तो घर्षित उपकरण क्या है, गुणात्मक उपकरण है। और इसके सहारे से हम क्या कर सकते हैं कि जो पथरीला इलाका है उससे भी हम दूर जा सकते हैं। दूर जाने का मतलब हो गया कि वहाँ से हट के हम कहीं दूसरे जगह भी क्या कर सकते हैं, अपना जीवन यापन कर सकते हैं। इसके लिए क्या होना चाहिए, गुणात्मक हथियार होना चाहिए। हम पूरा पाषाण काल की बात करेंगे तो पूरा पाषाण काल में बड़ा बड़ा सा पत्थर होता था, और बड़ा बड़ा सा पत्थर में नुकीला बना लिया जाता था, और इसको ऐसे उसके जहाँ से पकड़ना है वहाँ से क्या होता था कि उसको पकड़ने वाले जगह को अच्छी तरह से बनाया जाता था, और नीचे वाला किसी भी आकार का हो सकता था, इसलिए इसको हैंड एक्स कहा गया। इसको हाथ में पकड़ के ऐसे किसी जंतु पे वार करना या फेंक के वार करना, तो इसी को हैंड एक्स कहा गया ना। हैंड एक्स मतलब होता है हाथ की कुल्हाड़ी। तो हाथ की कुल्हाड़ी का आकार ऐसे होता था। उसके बाद मध्य पाषाण काल की बात करते हैं तो नुकीला हो गया था। उसके बाद पहिए का प्रयोग भी नव पाषाण काल में ही आरंभ हुआ। पहिए का प्रयोग, जैसे ही चाक की बात करते हैं तो चाक और पहिए दोनों गोलाकार होता है, और पहिए के प्रयोग के साथ ही उसके बाद ही चाक का निर्माण हुआ होगा। उसके बाद सामुदायिक जीवन, जैसे ही कृषि की शुरुआत हुई अस्थायी निवास हो गया, इसलिए क्या हुआ,
सामुदायिक जीवन, यानी लोग समूह में रहना आरंभ कर दिया। उसके बाद अंतिम संस्कार के लक्षण तो मिलेंगे ही। की बात करेंगे चित्रकला मध्य प्रदेश के जो भीमबेटका नामक जगह है वहाँ से तीनों काल का साक्ष्य मिला है, तो इसलिए चित्रकला तो तीनों काल की विशेषता थी ही। इसके बाद आगे हम भौगोलिक विवरण देखते हैं। भौगोलिक विवरण की बात करते हैं तो भौगोलिक विवरण में हम लोग देखते हैं उत्तर पश्चिम भारत की बात करेंगे तो उत्तर पश्चिम भारत यानी हो गया पंजाब हरियाणा और जम्मू कश्मीर पाकिस्तान वाला भाग। तो मेहरगढ़ भी क्या है कि पाकिस्तान का ही भाग है। यह पाकिस्तान के कोची एक क्षेत्र है, सिंधु का मैदान है, वहीं पर क्या है मेहरगढ़ नामक एक जगह है। कोची को क्या कहा जाता है? ब्रेड बास्केट कहा जाता है। ये ब्रेड बास्केट का अर्थ हुआ रोटी का टोकरी, यानी कोची नामक जगह को रोटी का टोकरी कहा जाता है। ये उसी मैदानी वाला भाग में मेहरगढ़ पाया जाता है जहाँ से कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है, और कृषि के रूप में वहाँ गेहूँ, जौ और कपास की खेती की जाती है। कहीं कहीं रुई भी लिखा हुआ मिल जाएगा, तो रुई यानी कपास की खेती की जाएगी तो रुई मिलना तो लाजमी है। कुछ विद्वानों का मानना है कि उत्तर प्रदेश का एक जगह है लहुरा देव, यहाँ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य की बात करते हैं। मेहरगढ़ की बात करें तो मेहरगढ़ में 7000 ईस्वी पूर्व का ये जगह माना जाता है। उससे भी पहले विद्वानों के द्वारा मानना है कि ये लहुरा देव नामक जगह जो है उत्तर प्रदेश का, ये उससे भी पहले का है। अगर परीक्षा में क्वेश्चन आ जाएगा कि कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो अगर मेहरगढ़ नहीं रहता है तो लहुरा देव लगाएंगे। अगर दोनों रहता है तो हम लहुरा देव के ही साथ जाएंगे, क्योंकि लहुरा देव जो है वो हमारे भारत की बात है और हम भारत में ही परीक्षा दे रहे हैं। तो ये ध्यान रखना है कि लहुरा देव नामक जगह जो है ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यहाँ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। विंध्य क्षेत्र की बात करते हैं, विंध्याचल पर्वत के आसपास का क्षेत्र जो है वहाँ एक जगह है कोल्डेवा, इसका नाम आप लोग सुने होंगे। यहाँ से चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। उसके बाद बिहार की बात करते हैं तो बिहार में ये चिरांद जो है वो सारण जिला में पड़ता है। सारण जिसको आप छपरा के नाम से ही जाना जाता है, सारण जिला का मुख्यालय छपरा है। और यहाँ से हड्डी के बहुत सारे उपकरण मिले हैं। एक बात ध्यान रखना कि चिरांद से ही हड्डी के उपकरण के साक्ष्य मिले हैं बहुत अधिक मात्रा में। उसके बाद सेनुआर की बात करते हैं तो सेनुआर भी बिहार में पड़ता है। ये पड़ता है रोहतास में। रोहतासगढ़ का किला का नाम सुने होंगे। इसका जिला मुख्यालय है सासाराम। सासाराम यानी शेरशाह का कर्मभूमि यानी जन्मभूमि जो भी माने, तो शेरशाह का मकबरा भी सासाराम में है। तो वो रोहतास जिला जो है उसका जिला मुख्यालय है। वहाँ से चना और मूंग के कृषि के साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद आ जाते हैं दक्षिण भारत की बात करते हैं तो दक्षिण भारत में राज्य में एक जगह है पिकलीहल, वहाँ से राख के टीले का साक्ष्य मिला है। राख का टीला, इसे अनुमान लगाया गया है कि यहाँ भी क्या है कि लोग समूह में रहते थे और जहाँ निवास बनाते थे, निवास बनाने के बाद वहाँ से हटने के बाद क्या किया जाता था कि उस निवास में आग लगा देते थे ताकि पुनः वहाँ उसी जगह आने के बाद वहाँ निवास स्थल यानी वहाँ घर बनाना आसानी हो। विद्वानों के द्वारा कहना है कि यहाँ लोग समूह में रहते थे और यहाँ से निकल जाने के बाद क्या करते थे, वो अपने आवास में आग लगाकर चले जाते थे ताकि पुनः फिर से क्या हो सके, उसको सफाई करने में उतना दिक्कत का सामना ना करना पड़े। कुछ और जगह है उसको हम लिखते हैं आगे। तो कर्नाटक में एक और जगह है ब्रह्मगिरी, यहाँ से रागी की कृषि का साक्ष्य मिला है। विद्वानों के द्वारा कहा जाता है कि दक्षिण भारत में रागी की कृषि और कुल्थी नाम का एक फसल है उसका भी खेती दक्षिण भारत में की जाती थी। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन कोंडा, ये हम पूरा पाषाण काल में भी बताए थे और इस काल में भी नागार्जुन कोंडा से भी नवपाषाणकालीन स्थल मिले हैं। तथा इसके अलावा बहुत से राज्य में गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर पूर्वी भारत में भी क्या है, नवपाषाणकालीन स्थल मिले हैं। हम आवास की बात करते हैं तो आवास के रूप में मिट्टी के घर बनाते थे या सरकंडे,
एक प्रकार का लकड़ी है। सरकंडे, आवास की बात करते हैं तो मिट्टी और सरकंडे के क्या करते थे, वो आवास बनाते थे और आवास का आकार गोलाकार होता था। कहीं कहीं आयताकार भी मिल जाएगा, लेकिन विद्वानों का कहना है कि जो गोलाकार आवास था वो उस समय जो भी रईस किस्म के आदमी थे, यानी उच्च, जो अपने आप को उच्च मानते थे, यानी सरदार की बात कर लें, वो गोलाकार घर में रहते थे। उसके बाद बर्तन की बात कर लेते हैं। तो बर्तन तो वृंदावन आएगा ही, वृंदावन में आएगा काला और धूसर। काला और धूसर वृंदावन का प्रयोग करता था उस समय का आदमी। तो बर्तन के रूप में हम देख सकते हैं कि वृंदावन यानी मिट्टी का बर्तन बनाता था और मिट्टी के बर्तन पर काला या धूसर यानी मिट्टी के कलर का ही क्या था, रंग होता था वृंदावन का। हम देखते हैं कि सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूस फूट नाम का एक पुरातत्वविद है, जो क्या किया कि मद्रास के पलवरम नामक स्थान से पाषाण युगीन अनुसंधान की शुरुआत करता है। सर्वप्रथम ये इन्हीं के द्वारा शुरुआत की जाती है अनुसंधान की, और यहीं से, इसी जगह से एक्स मिला था, हैंड एक्स यानी हाथ की कुल्हाड़ी वहाँ से प्राप्त किया था। दूसरा जगह है हथनौरा नामक जगह से, ये नर्मदा नदी घाटी में के किनारे पड़ता है और यहाँ से मानव जीवाश्म का साक्ष्य मिला है और इसका संबंध उच्च पुरापाषाण काल से बताया जाता है। उच्च पुरापाषाण काल, हम पुरापाषाण काल का विभाजन जो किए थे उसका अंतिम रूप जो था वो था उच्च पुरापाषाण काल। तो उसका हथनौरा का संबंध जो है, मानव जीवाश्म का संबंध, वो उच्च पुरापाषाण काल से बताया जाता है। एक और तथ्य हम लोग देख लेते हैं कि बेलन नदी घाटी जो है और नर्मदा नदी घाटी जो है, वो वहाँ से क्रमवार तरीके से क्या हुआ कि पाषाण काल संस्कृति का जितना भी अधिकतर साक्ष्य क्या होता है कि इसी दोनों नदी घाटी से मिलता है। बेलन नदी घाट की, जैसे हम मेहरगढ़ की बात करते हैं, मेहरगढ़ भी क्या है, बेलन नदी घाटी के क्षेत्र में पड़ता है। तो यहीं से हम इस सेशन का समाप्ति करते हैं। आगे का क्लास जारी रहेगा। आप लोग इसको लिख भी लिया कीजिए सुनने के साथ साथ, ताकि क्या हो, क्योंकि क्लास लगातार चलती रहेगी और आप एक ही बार कोशिश करेंगे कि पूरा हो जाएगा, तो ये होने वाला नहीं है, क्योंकि विद्यार्थी का लक्षण होता है, चाहता है एक ही बार में पूरा हो जाए। लेकिन पढ़ाई, कोई भी काम जो है, पढ़ाई या कोई भी काम धीरे धीरे होता है, अचानक हम किसी चीज़ को नहीं कर सकते हैं। तो लगातार हम कोशिश करते रहेंगे। लगातार कोशिश नहीं करने के बाद एक दिन यही जितना भी चीज़ है वो हमें बोझ लगने लगता है। तो इसलिए हम लगातार इसको हम पढ़ते जाएंगे। आप लोग भी इसमें सहयोग करें। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो भी पढ़ने वाले लड़के हैं उसको आप शेयर करें, ताकि उसको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके।